देखिए एक क्वेश्चन रह गया था दोस्तों, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। उपचयन और अपचयन से संबंधित कथन के बारे में सही बताना क्या है। उपचयन क्या होता है? उपचयन में इलेक्ट्रॉन का कमी होता है और अपचयन में इलेक्ट्रॉन का वृद्धि होता है। उपचयन में इलेक्ट्रॉन घटेगा तो अपचयन में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, यानी ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का ह्रास होगा। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का ह्रास होगा, जबकि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का जुड़ाव होगा। पहला ये सही है। दूसरा सही आपका ये होगा, उपचायक उपचयनांक को बढ़ाता है। उपचायक जो होती है उपचयनांक को बढ़ाता है, किंतु अपचायक उपचयनांक को नहीं बढ़ाता है। उपचायक को बढ़ाता, उपचायक उपचयनांक को बढ़ाता है। उपचायक उपचयनांक को बढ़ाता है, अपचायक उपचयनांक को घटाता है। अपचायक उपचयनांक को घटाता है, अपचायक उपचयनांक को घटाएगा, जबकि अपचयनांक को कौन बढ़ाएगा? तो उपचायक बढ़ाएगा। यानी उपचयनांक को बढ़ाता है ऑक्सीडेशन और उपचयनांक को घटाएगा कौन? रिडक्शन। उपचयनांक को घटाएगा रिडक्शन, तो उल्टा होगा ऑक्सीडेशन में। अब चालू करते हैं अम्ल, भस्म और लवण का, एसिड, वेट एंड सॉल्ट का। एसिड क्या होती है? एसिड वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। एसिड क्या देती है? प्रोटॉन देता है। भस्म क्या है? भस्म प्रोटॉन को क्या करता है? देता नहीं बल्कि लेता है। ओके, तो प्रोटॉन ग्रहण करता है। ओके, प्रोटॉन को देगा एसिड और भस्म लेगा। अम्ल और भस्मों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? एस्टर कहते हैं। एसिड और बेस की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनते हैं? एस्टर बनते हैं। उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? उदासीनीकरण प्रक्रिया में एसिड और लवण और जल बनता। उदासीनीकरण हो जाएगा तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, लवण और जल। उदासीनी क्रिया हो जाएगी तो एसिड और बेस के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है? एसिड कर देगा। इसका मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे याद रहेगा आपको। देखिए, कोई भी एसिड जो होती है ना, लाल कर देगा, मतलब जला देगा। जलाने पर क्या होती है? बॉडी लाल हो जाती है, तो एसिड ही लाल करेगी। ओके, और नीला कौन करेगा? तो आपको पता है, भस्म करेगी। उदासीनी क्रिया में बनता क्या है? उदासीनी क्रिया में लवण और जल बनता है। अम्ल और भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एसिड और भस्म के परीक्षण के लिए लिटमस पत्र का। नीले लिटमस को लाल कौन करता है? एसिड, बताए थे। लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करेगा? तो भस्म करेगा। जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं क्या है? तो क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील जो भस्म होती है उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है। हाँ, होती है। साबुन जैसी चिकनाहट होती है किसमें? क्षार में। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। हाँ, सभी क्षार भस्म होते हैं। सभी क्षार भस्म होते हैं, किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। ओके, कौन सा सही है? सभी हो जाएगा। सभी अम्ल जल में घुल कर प्रदान करते हैं क्या? जितना भी एसिड है जल में घुल जाएगा तो क्या प्रदान करेंगे? आपको H+ आयन प्रदान करेंगे। भस्म का स्वाद कैसा होता है? खारा होता है। भस्मों का स्वाद कैसा होता है? खारा होता है। भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? OH- आयन होता है। OH- आयन होगा। सभी लवण कैसे होते हैं? सभी लवण आप कैसे होंगे? तो वैद्युत अपघटन हो गए।
वैद्युत अब घटे हो गए सभी लवण। पीएच का निर्धारण किसने किया था? पीएच का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। पीएच का खोज किसने किया? सोरेनसन ने। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयंस का सांद्रण कितना होता है? 10⁻⁻7 होती है। 10⁻⁻7 हाइड्रोजन आयन का सांद्रण मान कितना है शुद्ध जल में? तो 10⁻⁻7 होगी। ओके। अम्लीय घोल का पीएच में मान कितना होती है? 7 से कम होती है। ओके, 7 से कम होगी। क्षारीय घोल का मान 7 से अधिक होगी। उदासीन घोल का पीएच मान 7 के बराबर होगी, यानी 7। ओके। सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालती है? जितना भी धातु है वो सभी अम्ल धातुओं से प्रक्रिया करके कौन सी गैस निकालती है? तो हाइड्रोजन गैस निकालती है। जितना भी मेटल है एसिड से रिएक्शन करके क्या निकालती है? हाइड्रोजन। ओके। किसी एक सामान्य व्यक्ति के पीएच ब्लड का कितना होता है? 7.4 से लेकर के आसपास होती, तो इसका आंसर 20 का ये हो जाएगा सी। ठीक है, 7.35 से 7.45 होता है पीएच मान ब्लड का। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.6 या 4 कह सकते हैं। ओके, 6.6 पीएच मान दूध का। हाइड्रोलिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक शक्तिशाली क्यों होती है? क्योंकि यह H+ आयन उत्पन्न करके संपूर्ण आयोनाइज हो जाती है। क्या होती है? H+ आयन उत्पन्न करके संपूर्ण आयोनाइज हो जाती है। हाइड्रोलिक एसिड एसिटिक एसिड से क्यों पावरफुल होती है? क्योंकि हाइड्रोलिक आयन का जो H+ आयन है पूर्णतः तरीके से आयोनाइज हो जाता है। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाएंगे? सामान्य लवण। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो सामान्य लवण कहलाते हैं। कौन सा सामान्य लवण जिसे नॉर्मल सॉल्ट नहीं है? इसमें से नॉर्मल सॉल्ट आपका नहीं होगा कौन? NaHSO4 ये नॉर्मल सॉल्ट नहीं है, बाकी सब नॉर्मल सॉल्ट है। Na2SO4, Na3PO4, CSO4 सब नॉर्मल सॉल्ट है। NaHSO4 नॉर्मल सॉल्ट नहीं कहलाता है। NaHSO4 नॉर्मल सॉल्ट नहीं है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कौन है? इनमें से सभी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। देख रहे कि सब ब्रैकेट में है तो ऑटोमेटिक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। ऑक्सीडेशन नंबर इसका बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप तो बताइएगा दोस्तों। मोहर सॉल्ट कौन सी है? मोहर सॉल्ट द्विक लवण कहलाती है। मोहर सॉल्ट क्या होती है? तो ये आपकी द्विक लवण कहलाती है। द्विक लवण कौन सी होगी बताए थे अभी आपको। फिटकिरी यानी द्विक लवण कहलाती है। ठीक है, देखिए ए का टू हो जाएगा। बेरियम क्लोराइड सामान्य लवण है। बेरियम क्लोराइड ये आपका सामान्य लवण कहा जाएगा। अम्लीय कौन सा हो जाएगा? अम्लीय आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये जो आपका अम्लीय लवण है। सोडियम बाइकार्बोनेट अम्लीय लवण है। सामान्य लवण बेरियम क्लोराइड। और क्षारीय लवण कौन सा है? क्षारीय देख रहे हैं कि लोहा है, फेरिक है, क्षार बनाता है लोहा, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। और द्विक लवण कौन हो जाएगी? फिटकिरी, जिसे मोहर सॉल्ट भी कहते हैं। फिटकिरी या LMB भी के नाम से भी जाना जाता है द्विक लवण। ओके, फिटकिरी एलम ये आपका द्विक लवण है, तो आंसर आपका बी। जल में सामान्य लवण यानी कॉमन सॉल्ट के घोल में होते हैं क्या? कॉमन सॉल्ट के घोल में होते हैं क्या भाई? तो सोडियम के धनात्मक आयन, क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं कॉमन सॉल्ट यानी सामान्य लवण जल के।
हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो किसने कहा था? आपका डेवी ने कहा था। हाइड्रोजन जितना भी एसिड होता है उसमें आवश्यक अब रहेगा ही रहेगा, तो डेवी ने बताया था। लवण जो जल का अवशोषण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? हाइड्रोस्कोपिक। जो लवण जल का अवशोषण कर लेते उसे क्या कहते हैं? हाइग्रोस्कोपिक लवण। हाइग्रोस्कोपिक लवण कहते हैं। ओके। ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.6 बताए थे। ओके, जब यह खट्टा हो जाता है तो 6.6 से कम हो जाता है। ओके, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, 6.6 से कम हो जाता है। पीएच में मूल्यांकन किस चीज़ को दर्शाता है? एसिडिक करेक्टर और बेसिक करेक्टर को दर्शाता है। किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने के मूल्यांकन को दर्शाता है। एसिडिक और बेसिक करेक्टर को दर्शाता है। ओके। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कितना होता है? अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन आपका होगा क्षारीय। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होगा? क्षारीय। वाटर और सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH से भरी परख नलियों में विलयन में विभेद किया जा सकता है। कैसे? तो आपका लाल लिटमस के द्वारा किया जा सकता है। वाटर NaOH के भारी परख नलियों के विभेद कैसे करेंगे? लाल लिटमस के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है, ये बताना है आपको। अम्लीय लवण होगा आपका H2CO3 अम्लीय लवण है। H2CO3 अम्लीय लवण है। H2CO3 क्या है? अम्लीय लवण। किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी बेसिक करेक्टर का होगा? तो कौन सा होगा आपका? Na2CO3। Na2CO3 ये बेसिक करेक्टर का है, लाल को नीला कर देगा। जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त है? तो कौन सा उपयुक्त होगा भाई? पीएच मीटर। जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण सही है, यानी किस उपकरण का यूज करेंगे? पीएच मीटर का। कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? लुईस अम्ल नहीं है तो आपका BF3 नहीं है। लुईस यौगिक अम्ल नहीं है। BF3 लुईस यौगिक नहीं है। ओके, लुईस यौगिक अम्ल नहीं है कौन? BF3। बाकी लुईस एसिड NH3 FeCl3 Al3 ये सब है। BF3 नहीं है। लुईस अम्ल BF3 नहीं यूज करते हैं। शुद्ध जल का मान 7 होता है और यौगिक इनमें से ये बताना है कि लुईस अम्ल नहीं है, एसिड यानी नहीं है। BF3 आपका एसिडिक करेक्टर का नहीं है। ओके, लुईस का BF3। तो ये आपका ख़त्म होता है एसिड बेस करेक्टर का। दोस्तों, चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा ज़रूर।